वेलकम बैक। सब सवेरे पाकिस्तान आप देख रहे हैं और ब्रेक्स में भी हम यही बात कर रहे थे और ब्रेक के से पहले भी यही बात कर रहे थे आप सबके साथ कि अमेरिका में ये जो इस वक्त सदर की तब्दीली है बहुत अहम है, ना सिर्फ अमेरिकी अवाम के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। इसलिए कि हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है उसकी पॉलिसीज़ पूरी दुनिया पर असरअंदाज होती हैं और वो पॉलिसीज़ हमारे लिए इसलिए अहम हैं कि अफ़गान मुफाहमती अमल जो इस वक्त चल रहा है, अफ़गान एंड गेम जो इस वक्त चल रहा है, इसमें पाकिस्तान का बहुत अहम किरदार है और उस अहम किरदार को बहुत अहम मुआवनत एज एन एलाई हासिल है अमेरिका की। वो सपोर्ट जो है वो आइंदा आने वाले दिनों में इस खत्ते में ताकत के तवाज़ुन के ऊपर बड़ा अहम किरदार अदा करने वाली है, लेकिन वो क्या रहेगी इस बारे में हमने जानना है। बिल्कुल ऐसे ही ब्लॉक्स बनते हैं, टूटते हैं, जैसे ही नए सदूर बनते हैं और टूटते हैं अमेरिका के, तो देखना होगा कि पाकिस्तान को भाई क्या फ़र्क पड़ेगा। बाकी अमेरिका में तो जो हो गया सो हो गया, पाकिस्तानियों का तो इस बात से लेना देना है कि क्या हालात नॉर्मल रहेंगे या फिर से कुछ और मामलात बन जाएंगे जो पहले हुआ करते थे। फैज़ रहमान साहब जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उसे सीनियर तज्ज़ियाकार है। फैज़ रहमान साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग आपको, गुड इवनिंग, क्योंकि उधर जो है रात के तकरीबन 10:30 के करीब का वक्त है। तो ये बता दीजिएगा कि ये जो तब्दीली हो रही है ये पाकिस्तान के लिए कैसी रहेगी। फैज़ रहमान साहब आप तक मैं आता हूँ। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग। सर कहिएगा ये जो तब्दीली आ रही है जो बाइडेन की, पाकिस्तान इसको किस नज़र से देख रहा है? देखिए ये पाकिस्तान इसको एक मुस्बत नज़र से देख रहा है। अमेरिका की आवाम ने एक फैसला किया है, उन्होंने एक अपना सदर मुंतखब किया है, सदर ने अपनी एक टीम नामजद कर दी है। अभी मैं तफसीलात देख रहा था जो हेयरिंग थी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन की फॉरेन रिलेशंस कमेटी के सामने, तो उनके सवालात जवाब मैं सुन रहा था। तो मैं तो समझता हूँ कि बहुत से एरियाज में हमारा कन्वर्जेंस है अफगानिस्तान पे, हमारी हिकमत अमली और इस हुकूमत की जो सोच है, जो आने वाली हुकूमत है, उसमें बहुत मुताबिकत है। वो भी अमन के ख्वाहिशमंद हैं, वो पीस प्रोसेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जो वहाँ गेम्स हुए थे उनको वो मुस्तहकम देखना चाहते हैं, वो इंगेज करना चाहते हैं। तो ये पाकिस्तान का उनका एक मुश्तरका हमारी एक सिमत है जिसमें हम आगे बढ़ने के अच्छे इम्कानात हैं। इसके साथ साथ इसमें कोई शक नहीं कि पिछली एडमिनिस्ट्रेशन भी, उससे पिछली भी और मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदुस्तान के बारे में, भारत के बारे में एक मौक़िफ़ है, एक बाईपार्टिजन कंसेंसस है कि उन्होंने हिंदुस्तान के साथ इंगेजमेंट करनी है और किस नौबत की करनी है। लेकिन एक जो पुरउम्मीद चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि इस इंतज़ामिया का ह्यूमन राइट्स पर बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और मकबूजा कश्मीर में जो ह्यूमन राइट्स की बिगड़ती हुई सूरत हाल है उसकी निशानदेही करना अब दुनिया कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया कर रही है। आपने देखा ये यूरोपियन पार्लियामेंट में हुई, आपने देखा हाउस ऑफ कॉमन्स में हुई और यूएस कांग्रेस में भी इसकी पासगश्त होगी। तो मैं समझता हूँ कि इस एडमिनिस्ट्रेशन से कम अज कम जो वहाँ की इंसानी हकूक जो पामाल हो रहे हैं उस पे रिलीफ में एक पेशरफ्त के इम्कानात हैं। हिंदुस्तान पर एक दबाव बढ़ाया जा सकता है और जो जुल्म और बर्बरियत है उसमें कमी हो और सीज को लिफ्ट किया जाए, मिलिट्री सीज को लिफ्ट किया जाए और वहाँ बेहतरी के इम्कानात पैदा हों। इसी तरह सर CPAC जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है और अभी जो एक ऐलान हुआ है, जो नॉमिनेट किए हैं जो बाइडेन ने अपने सिक्योरिटी एडवाइज़र, उनकी तरफ से ट्रांस अटलांटिक पॉलिसी का उन्होंने ऐलान किया है जो अगेंस्ट चाइना। तो आप समझते हैं पाकिस्तान के लिए, जबकि हमारा इतना दरीना और इतना दोस्त और CPAC की सूरत में एक बड़ी इन्वेस्टमेंट और पाकिस्तान के लिए भी तरक्की की एक बड़ी शाहरा, तो इस तमाम मामलात में पाकिस्तान जो है इस डेलीकेसी को कैसे देखेगा? पहली बात तो ये है कि मुझे CPAC को कोई खतरा दिखाई नहीं देता। ये हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इस पे हमारी पॉलिसी जो है बड़ी वाज़ेह है, वो जारी रहेगी। मुझे इसमें कोई अमेरिका का इसमें कोई खास मुझे कोई ऐसा, हम तो बल्कि इनको दावत देंगे कि वो आएँ और जो हमारे जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं, अगर कोई अमेरिकन इन्वेस्टमेंट्स वहाँ आना चाहती हैं तो हमें उस पर कोई इनकार नहीं, हमें उस पर कोई घबराहट नहीं। एक नंबर 2, आप मत भूलिए कि इस एडमिनिस्ट्रेशन का जो चीन के साथ रवैया है वो कॉन्फ्रंटेशन वाला नहीं है, कंपटीशन वाला है। ये पुरअतमाद है, वो समझते हैं कि हम उसे आउट कम्पीट कर सकते हैं।
ये समझते हैं कि हमारे कई एरियाज में हमारा नुक्ता नज़र चीन से मुख्तलिफ है, लेकिन बहुत से एरियाज ऐसे हैं जहां हमारी जो कई इश्यूज पर आपस में तावन हो सकता है और तावन के इम्कानात भी मौजूद हैं। तो ऐसा इम्कान है कि चीन के साथ जो ट्रम्प की है, देखिए चीन उनके लिए चैलेंज तो है, उससे तो इनकार कर नहीं सकते आप, लेकिन ये ट्रम्प की तरह जिस तरह वो बिल्कुल उन्होंने एक अपने अंदाज में चीन को लिया था, मेरे राय में इनकी एक बैलेंस्ड अप्रोच के इम्कानात ज्यादा है। पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात से कोई इनकार नहीं कर सकता, दुनिया उससे वाकिफ है, लेकिन अमेरिका और पाकिस्तान को जो अमेरिका की जरूरत है उससे अमेरिका भी इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ वज़ीर मौजूद है शाह महमूद कुरैशी साहब। हम फैज़ रहमान साहब आपकी तरफ आएंगे वापस। यही तमाम गुफ्तगू हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपके ख्याल में ये जो तब्दीली है, चेंज ऑफ कमांड है, इससे क्या असरात मुरतब होंगे खारजा पॉलिसी पे अमेरिका की, और वो खारजा पॉलिसी पाकिस्तान पे कैसे असरअंदाज होती है, आपको दिखाई देती है? बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले फरा और हमजा, आप दोनों को गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम आपको और आपके नाज़रीन को बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर टेकिंग ऑन योर शो। शाह साहब ने बहुत मुहतात और बड़ी मुनासिब गुफ्तगू की है और मेरा ख्याल है बहुत अच्छा इन्होंने एक नक्शा पेश किया है आने वाले दिनों का पाकिस्तान के हवाले से। लेकिन मैंने कुछ चीज़ें देखी हैं पाकिस्तानी प्रेस में, कुछ एनालिसिस देखे हैं जिसमें लोग ये समझ रहे हैं कि शायद पॉलिसी वही रहेगी, शुरू से वही होती आई है और वही हालात चलते रहेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप ये एक तो ये कि शख्सियात में ज़मीन आसमान का फ़र्क, यानी बाइडन और ट्रम्प साहब दो बिल्कुल मुतज़ाद शख्सियात हैं, तो सिर्फ उसकी वजह से ही बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आप फौरी तौर पर अभी ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट कल हल्फ संभालते ही फौरी आपको तब्दीलियाँ नज़र आ जाएंगी। तब्दीलियाँ आएंगी और जैसे कि खुद हमारे शाह साहब ने फरमाया कि जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, देखिए उन्होंने उसको सिर्फ भारत से लिंक किया है। मैं समझता हूँ कि वो पूरा लिंक होगा पूरे रीजन से, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है और उसमें पाकिस्तान भी शामिल होगा। और इसलिए ज़्यादा बहुत एम्फेसिस है कि तारीख में पहली दफ़ा वाइट हाउस में बाकायदा एक नेशनल सिक्योरिटी जो एक प्लेटफॉर्म है, जो ऑफिस है, उसमें एक सेक्शन खुला किया है डेडिकेटेड, जो कि सिर्फ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स पर जोर देगा। पहली दफ़ा हुआ ये, तो जाहिर है कि ये एक इनका फोकस रहेगा। इसमें हमारा फ़ायदा ये होगा कि भारत जो इस वक्त जुल्म कर रहा है, बर्बरियत जो वहाँ जारी है कश्मीरियों के साथ, मुझे उम्मीद ये है कि कश्मीरियों को बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। उसकी 2 वजूह हैं अहम। एक तो ये जैसा एक तो मैंने जैसा अभी अर्ज़ किया आपसे कि ऑफिस ह्यूमन राइट्स का, और दूसरा कि कमला हारिस जो कि खुद आधी इंडियन है, उन्होंने बाकायदा ये कहा है और ऑन टेप ऑन रिकॉर्ड कि वो कश्मीरियों को अकेला नहीं छोड़ेंगी। ये ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा, नंबर 1। नंबर 2, बाइडन साहब ने बाकायदा एक वीडियो मैसेज के जरिए जो आर्टिकल 370 को रिवोक किया मोदी साहब ने, उसकी उन्होंने मजम्मत की है। तो ये वो तमाम अहम चीज़ें हैं जिनको अगर कड़ियाँ जोड़ें तो लगता है मुझे कि कुछ पाकिस्तान को और कुछ कश्मीरियों को कश्मीर के मामले पर रिलीफ मिलेगा। मसला हल तो नहीं होगा लेकिन रिलीफ ज़रूर मिलेगा। अच्छा, अब आप आइए चाइना की तरफ। देखिए चाइना का मामला ऐसा है कि इसमें कोई शक नहीं है कि आज जो हियरिंग्स हुई हैं कंफर्मेशन की ब्लिंकन साहब के साथ, तो उन्होंने खुलकर बात की। एक तो ये उन्होंने ये कहा कि चाइना और रशिया उनके 2 मेजर एडवर्सरीज हैं, यानी 2 मेजर, ये समझ लें, उन्होंने दुश्मन का लफ्ज़ तो इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन जाहिर है कि वो 2 मेजर एक कंपैटिटर्स हैं इंटरनेशनल, जिसको कि वो अपनी फोकस करेंगे। जब भी अमेरिका में चाइना का जिक्र आएगा, मुझे असल में आप दोनों का नाम साथ देना पड़ता है, फरहा एंड हमजा, तो जब भी दोनों का जिक्र आएगा, जब चाइना का जिक्र आएगा, जाहिर आप दोनों का भी जिक्र आएगा। तो जो होगा ये कि चूंकि इसको बात को जरा संभालना, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ कि, लेकिन जाहिर चाइना से कोई ताल्लुक नहीं इस सिलसिले का आप दोनों से। जब चाइना का जिक्र आता है तो लामहला यहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पाकिस्तान किसी न किसी कोने में उस सफ़े पर मौजूद है, और पाकिस्तान के साथ जो चाइना के जो एक बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, जो इंगेजमेंट है, उसको वाशिंगटन में न सिर्फ ट्रंप के ज़माने में बल्कि आज भी इवन डेमोक्रेट्स जो हैं वो भी इसको बहुत अच्छी नज़रों से नहीं देखते। अब उसमें शिद्दत आती है या कमी आती है ये देखना है, लेकिन पाकिस्तान को देखिए इस वक्त जो शाह साहब ने बहुत अच्छी बातें की, मुझे खुशी है कि उनको पूरा एक ज़ाहिर एक वज़ीर ख़ारजा हैं एक बहुत बड़े अहम मुल्क के, तो अब इस वक्त पाकिस्तान अपने कार्ड्स कैसे खेलता है
कैसे अपने आप को इन करता है, एंगेज करता है। यहाँ इस वक्त अफसोसनाक बात यह है, आई होप कि शाह साहब अभी लाइन पर और सुन रहे हों, कि वॉशिंगटन में हमारा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई एंगेजमेंट नहीं है हमारे लोगों का, हमारी कम्युनिटी का। हम लोग आपस में अपनी अपनी पार्टियों की नुमाइंदगी करते हैं, पीटीआई के बैठे हुए हैं, मुस्लिम लीग नून के बैठे हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान की यहाँ पर अमेरिका में, वॉशिंगटन में नुमाइंदगी होना, मुल्की सतह पर, कौमी सतह पर नुमाइंदगी होनी चाहिए। फैज रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो वो जिसकी मैंने निशानदही कर रहे थे, और यही वो बात है कि जब उन्होंने सिलेक्शन किया है तो 20 अफराद जिनका ताल्लुक इंडिया से है, जिनमें से 17 जो हैं जो व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं, जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं, पॉलिसी मेकिंग के ऊपर भी असरअंदाज होने की एबिलिटी, जिसमें कमला हैरिस तो हमारे सामने ही है। और मुस्लिम अगर देखा जाए तो तकरीबन 4 या 5 हैं, लेकिन उनका ये ऐलान कि वो मुसलमानों को रिलीफ देंगे, मुसलमानों के साथ जो ज्यादती उसे कॉम्पनसेट करेंगे और पाबंदियां जो है उठाएंगे। पहली तकरीर बहुत अहम होगी जो अमरीकी वक्त के मुताबिक जो स्केड्यूल सामने आया 9:48 पर, सुबह 9:48 पर की जाएगी अमरीकी वक्त के मुताबिक, वो सबसे अहम है, उस पर नजर रखेंगे और फिर इंशाल्लाह उस पर भी बात होगी कि वो तकरीर कैसी रही। आगे बढ़ते हैं, पाकिस्तान की कुछ बात कर लेते हैं कि हुकूमत ने अवाम पर एक बार फिर जो है बिजली गिराने की तैयारी फुल कर ली। ये कितनी खौफनाक सी बात लगती है ना, लेकिन ये इतनी ही खौफनाक बात है, इसलिए मुसलसल बिल्स जो है वो बढ़ते चले जा रहे हैं। पावर डिवीजन ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 2 रुपए फी यूनिट के इजाफे की तैयारी कर ली है, समरी तैयार कर ली गई है। यानी सार्फिन पर टोटल जो अगर हम कहें तो 170 अरब रुपए बोझ पड़ेगा। कीमत बढ़ाने की हतमी मंजूरी डेफिनेटली वफाकी काबीना देगी और पावर डिवीजन के मुताबिक टैरिफ में 3 रुपए 34 पैसे इजाफे की इजाज़त जो है वो दी थी। और ये भी सुनने में आ रहा है कि जो IMF प्रोग्राम है उसके साथ उसकी शराइत है, उसकी शराइत में एक तो निजकारी है और एक जो है वो ये है कि बिजली के टैरिफ्स जो है बढ़ाए जाएं, जो कि मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं। और ये तो सुनने में ये भी आ रहा है 3.25 रुपए तक की बात है जो किस्तों में बढ़ाई जाए। और इस वक्त बिजली का फी यूनिट जो बुनियादी टैरिफ है वो 13 रुपए 35 पैसे है। अगर पावर डिवीजन की सिफारिश मान ली गई तो कीमत 15 रुपए 35 पैसे हो जाएगी। और ये उस टाइम पे है, मेरा ख्याल है कि जो पीक टाइम नहीं है, अभी पीक टाइम के जो रेट्स होंगे वो कुछ और होंगे, हम सब जैसे होता था, वो हमेशा से मुख्तलिफ ही होते हैं। अभी जब आएगा तो पता लग जाएगा, वो जो स्लैब्स बनाई जा रही होंगी इतने यूनिट तक इतना होगा, उसके बाद यूनिट वैसे ही महंगा हो जाता है, वो स्लैब्स भी मौजूद होंगी। दूसरी जानिब हुकूमत और IPPs के दरमियान बिजली की कीमत में कमी के लिए मुज़ाकरात भी इस वक्त जारी हैं। और अगर हम एक और देखें ना तो जो पावर सेक्टर में हमारे जो गर्दिशी कर्जे हैं, जितनी तेजी के साथ जितनी खौफनाक रेट में और तादाद में उसमें इजाफा होता चला जा रहा है, वो भी, और यही वजह है कि जिसकी वजह से IMF भी हमें कहता है कि फिर आप अपनी एनर्जी जो प्राइसेस हैं वो बढ़ाएं और हमें बिजली की कीमत जो बढ़ानी पड़ती है। इसीलिए IPP से भी मामलात हुकूमत के चल रहे हैं। और पीछे 2 हफ्ते पहले एक अच्छी खबर भी आई थी जो हमने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन बिजली फिर भी महंगी हो रही है। और इस तरह की जब समरी जारी होती है तो कुछ ना कुछ इजाफा तो होता है, अगर मुकम्मल इजाफा जो तजवीज़ करता है वो ना भी हो रहा हो तो हमने हमेशा देखा है इजाफा हो रहा होता है। बिल्कुल। और ये जो बिजली है ये सब घर घर की ज़रूरत है हमसा, हम में से हर एक को हॉस्पिटल्स में, सनतों में, घरों के अंदर, हर जगह, स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, हर जगह जो है इलेक्ट्रिसिटी इस वक्त बेसिक ज़रूरियात में से, नीड्स में से है। कम से कम भी अगर कोई यूज़ करता है तो उसके भी 300-400-500 यूनिट से कम का तो बिल आता ही नहीं, इसलिए कि हर चीज़ जो है वो तो आज इलेक्ट्रिसिटी से ही रन होती है। और फिर आप देख लें कि जिस वक्त आप देखें हम पेट्रोल प्राइसेस की बात कर रहे होते हैं, जब वो बढ़ रही होती हैं तो हर चीज़ महंगी हो रही होती है। इसी तरह इंडस्ट्री के अंदर जब बिजली महंगी हो रही होती है तो जो प्रोडक्ट्स वो बना रहे होते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। इस तरह से चीज़ें इसकी वजह से भी महंगी हो जाती हैं और महंगाई का एक तूफान पहले ही मौजूद है और मज़ीद महंगाई होने का खदशा भी है। बिल्कुल सही। ये सारा सिलसिला जो है ये इस वक्त जारी सारी है, जहाँ पे हम आपको बिजली की सूरत हाल बता रहे हैं। लेकिन इस मामले पे भी हम बात करेंगे। एक और इशू जो है वो हम आपके सामने इस वक्त, सिंध का दूसरा बड़ा शहर हैदराबाद, जहाँ 80% सड़कें जो है वो इंतहाई खस्ता हो चुकी हैं। और अगर हम कह रहे हैं ना पाकिस्तानी इंतहाई खस्ता हो चुकी है, जिन्हें छोटे मोटे खड्डे जो हैं वो तो खड्डे नजर ही नहीं आते। आप फील ही नहीं करते। समटाइम्स मोटरवे पे भी 1-2 जगह ऐसी है कि आप जा रहे हो ना तो अचानक से आप ठक करके आप जो है उस खड्डे में जाते हैं ना, आप सरप्राइज हो जाते हैं कि यार ये भी हो सकता है। अच्छा, मोटरवे पर भी देयर इज अ पॉइंट जहाँ पे कि आपको एक खड्डा सा फील होता है। हमीदुर रहमान से हैदराबाद की सूरत हाल जरा जानते हैं कि हैदराबाद में सड़कों की क्या सूरत। जी हमीदुर रहमान बताइएगा। जी सादिया, हैदराबाद सिंध का दूसरा बड़ा शहर है और हैदराबाद सिंध का एक तारीखी शहर है। 80 की दहाई तक ये शहर बहुत खूबसूरत था। यहाँ की सड़कें, यहाँ के पार्क्स, यहाँ के ग्राउंड्स
लोग जो है वो दूर दराज इलाकों से इस शहर की तफरीह के लिए आया करते थे। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अब ये शहर तबाही से दो चार हो चुका है। लातादाद मसाइल हैं इस शहर के, किन किन मसाइल पर गुफ्तगू की जाए, सेवरेज का मसला है, पीने के पानी का मसला है, तालीम, सेहत, हर लिहाज से इस शहर को नज़रअंदाज किया गया है। आज हम बात करेंगे हैदराबाद की सड़कों की। हैदराबाद की जो सड़कें हैं वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। 80 से 90% सड़कें जो हैं वो खस्ता हाली का शिकार हैं, टूट फूट का शिकार हैं और वहाँ पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो रही है। लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। हैदराबाद के इलाके फुलेली, परेटाबाद, गुड्स नाका, फ़कीर का पेड़, हाली रोड, उसके अलावा लतीफ़ाबाद, 12 नंबर और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें जो हैं वो इंतहाई खस्ता हो चुकी हैं। कई सालों से जो है हुकूमत जो है उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रही है। बल्दियाती नुमाइंदे 5 साल की मुद्दत अपनी पूरी कर कर चले गए, उन्होंने भी इस हवाले से कोई काम नहीं किया। वो यही कहते रहे कि उनके पास जो है वो इख्तियारात नहीं है, उनके पास वसाइल की कमी है। जो हैदराबाद के मुंतखब नुमाइंदे हैं, अरकान सूबाई असम्बली, अरकान कौमी असम्बली, वो भी यही कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से उन्हें फ़ंड्स नहीं मिल रहे और शहरियों का यही मुतालबा है कि हुकूमत सिंध जो है वो हैदराबाद की जानिब तवज्जो दे, हैदराबाद की सड़कों की तामीर के लिए जो है वो खुसूसी तौर पर ग्रांट का ऐलान करें और ये सड़कें तामीर की जाएं। बिल्कुल ठीक है हमीदुर रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। आप हैदराबाद की जो सूरत हाल है वो हमें बता रहे थे। इससे मसाइल बढ़ते क्या हैं? हम समझते हैं कि सड़क टूटी है, क्या होता होगा, वक्त ज़्यादा लग जाता होगा। आपकी गाड़ी, आपकी मोटरसाइकिल, आपकी साइकिल भी अगर उस पर है तो उसकी मेंटेनेंस इतनी बढ़ जाती है कि एक आम आदमी जेब से वो पैसे भी नहीं निकाल सकता। हाँ, जिंदगी को खतरा होता है बाज़-औक़ात। हाँ, इसकी वजह से कुछ भी ऐसे हादसा हो सकते हैं जो कि अवॉइडेबल हैं। और हमसा एक तो ये है ना कि सड़कें टूटी फूटी हैं। एक और बहुत मसला है, हर तरफ कैट आइज लगाई हुई हैं गैर ज़रूरी तौर पे। वो कितना टायर को नुकसान पहुंचाते हैं और कितना उसकी वजह से कितने लोगों के खर्चे बढ़ते हैं, कितनी वो दिक्कत और परेशानी होती है। ये तमाम चीज़ें तो हैं। वैसे हैदराबाद की हम बात करें तो हैदराबाद में बॉम्बे बेकरी भी है। आपने उसके केक्स खाए? मैंने नहीं खाए। आपने खाए? नहीं खाए तो आपको कई लोगों ने खाए होंगे और वो कह रहे होंगे हाँ हमने खाया फरा और बहुत मजे के होते हैं। कैसे होते हैं? ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं। और उसका ये एक ऐसी चीज़ है, ये कुछ चीज़ें सौगात होती है ना, किसी इलाके का खास तोहफा होती हैं। सो भले टूटी फूटी सड़कें हैं लेकिन हर इलाके की, हर शहर की अपनी खासियत है, खूबसूरती है। अब होना ये चाहिए कि सूबाई हुकूमत जो है वो उसको रिस्टोर करे, उन तमाम चीज़ों को और बढ़ाए, ना कि इस तरह की मुश्किलात की वजह से लोगों का जीना दूभर हो जाए। वहाँ पे आना जाना तो दूर की बात, पर रहने वाले लोगों की ज़िंदगी जो है वो भी अज़ियतनाक हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही आपके घर के सामने या कोई लिंक कोई सड़क हो ना, वो बन रही हो और आपने घर जाना और वो सड़क दरमियान में आती हो तो आपको जब निकल रहे होते हैं तब भी टेंशन, जब वापस आ रहे होते हैं तब भी टेंशन कि ये पैच मैंने क्रॉस करना है। और जब 80% सड़कें इस तरह होंगी तो हैदराबाद के लोग किस खौफ में जो है वो ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। हम बिजली की महंगी होने के भी जिक्र कर रहे थे आपके साथ, मज़ीद उस पर बात करेंगे। अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद मिलते हैं।